हो गया होना, ठीक। लिख दिया क्वेश्चन। मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, दो लिक्विड्स की बात हुई है। A solution is made by mixing 32 gram ethanol and 23 gram ethanol. Calculate the partial pressure and total pressure. ये लास्ट ईयर बुकट से पहले पीरियोडिक में आया था, जो मतलब अभी आपका होगा ना 5th में 11th में से है, वही वाले पीरियोडिक्स में आज का क्वेश्चन फर्स्ट पीरियोडिक में आया था ये क्वेश्चन। और आप देखोगे कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पता कैसे लग रहा है कि राउल्ट लॉ का क्वेश्चन है। हाँ, सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, इससे पता लग रहा है। पार्शियल प्रेशर निकालना है, यानी कि पीए निकालना है, पीबी निकालना है। सबसे पहली लाइन है ना जो कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, इससे भी पता लग रहा है कि राउल्ट लॉ का क्वेश्चन है। क्योंकि आज मैंने आपको ये भी टॉपिक कराना था कि जरूरी नहीं होता कि जब आप दो लिक्विड मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हो वो सच में राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब राउल्ट लॉ कहता जरूर है कि पीए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पीए नॉट इंटू एक्सए। बट कभी कभार क्या होता है कि जब आप ए और बी को मिक्स करते हो तो पीए की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्सए के बराबर आती ही नहीं है। अब अगर जब तुमने ऑब्जर्व वैल्यू देखी, मतलब तुमने ए और बी डाला और तुमने एक तो मैथमेटिकल वैल्यू निकाली पीए नॉट इंटू एक्सए जो राउल्ट लॉ ने कहा था, मान लो 20 आ रही है, बट जब तुमने ऑब्जर्व किया तो वैल्यू तो 21 आ रही थी या 25 आ रही थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो राउल्ट लॉ ने बोला वो गलत है। इसका मतलब ये है कि कभी कभार जब आप ए और बी को मिक्स करते हो तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते वो हम आज इस डिस्कशन पर आएंगे कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं आइडियल और एक होते हैं नॉन आइडियल। सिर्फ वही सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे जो आइडियल होते हैं। आज का टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल था। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन सिर्फ हमें ये बता रही है कि मिथेनॉल और इथेनॉल आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। तो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब आप ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो। पीए निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पीए नॉट इंटू एक्सए। पीबी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पीबी नॉट इंटू। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम ये लाइन ना भी लिखी होती, मान लो ये लाइन ना भी लिखी होती, हम तो तब भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए राउल्ट लॉ का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ट्रू, अगर ये लाइन ना भी लिखते हम तो हमें तो जब भी बोलेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर निकालो हम तो राउल्ट लॉ ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। बट सिर्फ ऐसे समझाने के लिए अगर किसी को समझ ना आ रहा हो कि मैम ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हर बार राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होता। जब होता है तब हम बोलते हैं कैसा सोल्यूशन बना है, आइडियल। और जब राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होता इसका मतलब वो ए और बी लिक्विड नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अब कब आइडियल बनते हैं कब नॉन आइडियल बनते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि मैम अगर दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं वो आइडियल बनाएंगे, वो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे? ये पूरी डिस्कशन होगी और मैं आपको इतने आसान एग्जांपल्स दूंगी आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे मैं बच्चों को बताती हूँ कि अगर जो दो लिक्विड तुम मिक्स कर रहे हो ना, अगर उनका नाम सीता गीता टाइप्स है, जैसे इनका नाम पढ़ना, एक का नाम क्या है मिथेनॉल, दूसरे का नाम क्या है सेम है ना, तो पक्का आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। मतलब मैं तो ऐसे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अच्छा मैम ये दोनों लिक्विड तो आइडियल सोल्यूशन ही बनाएंगे, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन पता है कौन से लिक्विड्स बनाते हैं मिक्स करने पर। अब ये थोड़ा है कि तुम सच में दो लिक्विड मिक्स करके चेक करोगे कि हाँ सच में पीए की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्सए के बराबर आ रही है, हमको एक्सपेरिमेंट थोड़ा करेंगे। तो मैं आपको एक हिंट दूंगी कि जब भी आप ऐसे दो लिक्विड्स मिक्स करोगे ना जिनके नाम मिलते जुलते हैं, सीता गीता राम श्याम टाइप्स, आप कहोगे कैसे? अब जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो, आपको दो लिक्विड जो मिक्स कर रहे हैं उनका नाम कैसा है, मिथेनॉल एंड लाइन बन रही है ना, एक है मिथेनॉल और एक क्या है, तो ये पक्का आइडियल ही बनाएंगे। मतलब तुम तो खुद ही प्रो हो जाओगे कि आपको दो लिक्विड पेयर्स देंगे, आप तो खुद ही नाम देके खुद ही बता दोगे कि क्या वो सच में आइडियल बनाने वाले हैं या खुद आइडियल नहीं बनाने वाले। बट वो टॉपिक जब आइडियल एंड नॉन आइडियल कराऊंगी तब आऊँगी। तो अब वापस आते हैं, एक मिनट। तो ये कौन सा एक लिक्विड को तुमने क्या मान लिया, एक को क्या मान लिया? अब निकालना क्या था, पार्शियल प्रेशर मतलब पीए और पीबी। पीए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पीए नॉट इंटू एक्सए, और पीबी का फॉर्मूला क्या है, पीबी नॉट इंटू। पीए नॉट की वैल्यू गिवन है, पीबी नॉट की वैल्यू गिवन है। सिर्फ तुम्हारी इस क्वेश्चन की मेहनत क्या है, सिर्फ क्या निकालना है, एक्सए और कल ही मैंने बताया था कि एक्सए निकालने के लिए क्या करते हैं, Na अपॉन
मेहनत है इस क्वेश्चन की कि आपको Na निकालना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ए का गिवन मास 32 ग्राम है, बताया ना कि ए कितना डाल रहे हैं। इससे आसान न्यूमेरिकल डाउट्स होगा नहीं, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जिसको पता है कि मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है, मीन्स मुझे क्या निकालना है, पीए एंड पीबी। मुकत स्कूल तो बिल्कुल बेसिक पेपर डालता है, अगर हम उसमें भी फेल हो जाएं या अगर हम उसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके आएँ, देन द फॉल्ट इज एट आर लेवल। पटेल में टिपिकल एग्जाम टिपिकल आते हैं, एलजी में भी लिटिल बिट टिपिकल आते हैं अपने में, बट मुकत वाले तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पास करना। यार तुम पार्शियल प्रेशर निकालना है, कोई उन्होंने कोई बड़ी गेम ही नहीं दी। और अगर हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इंटू, क्या उन्होंने कोई जेई लेवल का क्वेश्चन दे दिया, क्या उन्होंने कोई नीट लेवल का क्वेश्चन दे दिया जो हम ना कर पाए। यहाँ हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के डर जाए कि 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया। डोंट यू थिंक इट इज सो ईजी। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन पेपर वाला ही क्वेश्चन क्यों दिखाया, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि यस क्वेश्चन लाइक दीज आर कमिंग इन एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि जो क्लास में कराया जा रहा है दैट इज डिफरेंट। सिर्फ तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें एक्स से निकालना सीखना है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इसमें भी बच्चा कहाँ अड़ेगा, बच्चा कहेगा कि ठीक है मैम ए का गिवन मास तो दिया हुआ है 32 है, गुरताज को बताओ 32 गिवन मास तो दिया हुआ है, इसका मोलर मास कैसे निकालेगा मीथेनॉल का। अब मीथेनॉल का फॉर्मूला भी नहीं दे रखा। अब नॉर्मल बच्चों को मीथेनॉल का फॉर्मूला ना पता हो तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि सवाल में ही जवाब है। अगर बाय चांस तुम इतने भी नहीं मतलब दिमाग में नहीं आ रहा कि यार मैं मिथेनॉल का फॉर्मूला भूल गए वैसे, तो मिक्स से एक कार्बन ऑल मतलब OH होगा, तो वहीं से तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CH3OH। बट मैं कहती हूँ अगर वो भी नहीं यार, तुम यहाँ पे देखो मिथेनॉल का जब उन्होंने प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू दी है तो ब्रैकेट में मिथेनॉल का फॉर्मूला दिया है ना, विच इज CH3OH। तो मोलर मास निकालने के लिए आपको CH3OH, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ से आ गया 20 + 32। तो गिवन मास भी कितना दे रखा है 32, मोलर मास भी कितना आ गया, तो Na की वैल्यू देखो कितनी आ गई 32/32, दैट इज 1। समझ आ रही है। अब ऐसे ही तुमने जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाले, अब क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। गिवन मास अपॉन बी का गिवन मास कितना है, बी का गिवन मास कितना है, बोलो कमर 23, बट बी का मोलर मास तो निकालना पड़ेगा। अगर मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ देखो फॉर्मूला दे रखा है इथेनॉल का C2H5OH, मिथेनॉल का क्या था CH3OH, इथेनॉल का क्या है C2H5OH। तो यहाँ से C2H5OH का जब तुम मोलर मास निकालोगे 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1 कितना आ रहा है 46, 1/2। कितनी आसान वैल्यू है 0.5। अब तुम्हारे पास Na आ गया, Np आ गया, तो x से निकालना बहुत ही आसान है। 1 + 0.5 1/1.5 यानी कि 10/15 2/3 0.6। x से 0.6 है तो x भी क्या होगा 1 - 0.6 दैट इज 0. अब तो पीए और पीबी खुद निकालो, चलो कम ऑन अब मैं कुछ नहीं आगे करी। अब मैंने एक्स से भी निकाल के दे दिया। हाँ अब बोलो आंसर 77 है। कम करके जाओ एग्जाम में, पूरा सिलेबस कम करके जाओ, लेकिन जो करके जा रहे हो इतने ढंग से करके जाओ कि अगर उसका क्वेश्चन एग्जाम में आया तो गलत नहीं होना चाहिए। अब बता गुरताज सेम क्वेश्चन अगर आया होता, छोड़ के आना बनता है क्वेश्चन, बनता है, फिर हम क्यों फेल हो रहे हैं पेपरों में। नहीं वैसे तू तो पास हो गया, अगर वेरी लाइक तूने 11th में पीछे बैठ के पढ़ाई करी नहीं है फिर भी तो पास हो गया। तूने जो पेपर से 3-4 दिन दिमाग का है ना व्हाट्सएप पे, मैं ये बता दूँ मैं वो बता दूँ मैं ये करूँ मैं वो करूँ, उसी से होगा ना। एक बार तो मेरे को नेट पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। एक मिनट है, 4th का 60, हाँ टोटल 77 आ रहा है। हाँ एक
इसका आ रहा है 60, 70, हाँ अलग अलग भी निकालना है। इसका 60 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। इसका 17 आएगा और टोटल भी पूछा है, तो टोटल प्लस करके 17। पहले स्टेप 1 में Na निकालो, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। स्टेप 2 में Xc और Xb निकालो। फाइनली स्टेप 3 में Xc और Xb की वैल्यू पुट करके Pn और Pb की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। पहले क्या निकाला हमने? नंबर ऑफ, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करके क्या निकाला? Xc एंड Xb। फिर इसमें पुट करके Pa आएगा और Pb, और P एंड Pb कौन सा प्रेशर है? पार्शियल। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 77 आ गया। ठीक है, तो अब मैंने आज जो कल मेरी गलती हुई है कि मुझे राहुल को भी न्यूमेरिकल नहीं दिए, आज मैं दूंगी। और बाय चांस बाय मिस्टेक में दूंगी तो एनीवन कैन पिंग मी कि मैम प्लीज सेंड। ये नहीं कि अच्छा होमवर्क में मैंने ये वाले क्वेश्चन भेज देते 5, तो ये इसी 5 में से चौथा क्वेश्चन है ये वाला, तो फोर्थ मत करना, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम्स विद प्रैक्टिस का 4th क्वेश्चन है, यही लास्ट ईयर पीरियोडिक्स में आ रखा है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुकत वाले प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस में से ही पेपर डालते हैं, पटेल वाले कहाँ से डालते हैं मैं आज तक भूल गई, मुझे पता ही नहीं लगा। लास्ट ईयर एक लड़का आता था हमारे स्कूल का अंश, तो वो भी यही बोलता था कि वो मेरे को फॉलो करता था प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है। तो मैंने बोला था कि मैम से पूछ लो यार कौन सी बुक फॉलो करते हो, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे पुट क्वेश्चंस, कौन से इंटरनेट से डालते हैं, कौन सी बुक से डालते हैं, समझ ही नहीं आज तक। बस कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स उनको जो क्वेश्चन मिलता है वहीं से पिक कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, नो वरीज, अपनी तरफ से बेस्ट करो, तो बाकी लेट्स सी, है ना। बाकी बोर्ड लेवल ऐसे ही होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं या जैसे ऊपर में आ रहा है, बोर्ड लेवल इससे ऊपर नहीं आता। तो प्रॉब्लम और प्रैक्टिस में से कौन सा क्वेश्चन नहीं करना? 4th, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन। तो 4 क्वेश्चन है, कर लोगे अब? ठीक है, चलो अब आगे चले। कर लिया हरमन? डन। अब आगे चले। अब मैंने ना ये ग्राफ कराना है, कोशिश करना समझने की, नहीं समझ आएगा तो लास्ट में रट लेना, क्योंकि ग्राफ भी आता है। तो पहले इस ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ का राउंड फ्लो क्या है। आप कहोगे कि राउंड फ्लो का ग्राफ का केस, राउंड फ्लो तो कहता था कि PA = PA0 × XA, PB = PB0 × XB and total = PA0 × XA plus PB0 × XB। ये तो हो गया मैथमेटिकल वर्जन, क्योंकि इक्वेशंस है नहीं तो मैथमेटिकल फॉर्म होगी राउंड फ्लो की। आज मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म पढ़ाने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में आती है? आ जाती है। कैसे आती है वो भी मैं बताऊँगी, पहले आप समझ लो, ठीक है। अब मैं क्या करा, मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर है। तो समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट समझ आता है एंड में बस लाइन्स लर्न कर लेना कि कैसे करना है। पहले मेरे से रिस्पॉन्ड करना। इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे मैं A की मोल फ्रैक्शन 1 ले रही, तो कौन मुझे बताएगा कि B की कितनी होगी? 0। वेरी गुड। अगर मैं लेफ्ट बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू कर रही हूँ, उस टाइम मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, मतलब फिजिकली एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने XA की वैल्यू 1 ली है। तो किसी ने बोला कि XB की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि XA + XB टोटल को कितना होना होता है? 1। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है कि इस वक्त सोल्यूशन में है ही ये। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि इस वक्त जो आपने सोल्यूशन बनाया वो सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि उसमें B तो कितना हो गया? 0। यानी कि जिस पॉइंट पे मैंने एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश करी थी, एक कॉम्पोजिशन लेकर, जिसमें मैंने A की कॉम्पोजिशन कितनी ले ली? 1, तो ऑटोमेटिकली B की कितनी हो गई? 0। बट इसका फिजिकल मीनिंग क्या निकला? इसका फिजिकल मीनिंग ये निकला कि मैम अगर आप XA 1 ले रहे हो और XB 0 हो रहा है तो मतलब B है ही नहीं। तो मुझे कौन बताएगा कि इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ A की वजह से ही होगा? मतलब यहाँ इस कॉम्पोजिशन पर जितनी भी वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही होगी, कहीं पे भी पॉइंट लगा सकते हो, मैंने बाई चांस इधर लगा दिया, तो वो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? A का होगा ना हर्ष, क्योंकि उसमें B तो है ही नहीं। आप कहोगे कि मैम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, बट क्या ये सोल्यूशन बना है? सोल्यूशन तो ये बन ही नहीं पाया, क्योंकि आपने सारा ही क्या ले लिया? A। XA कितना ले लिया? मतलब 1। XA 1 लेने का मतलब है कि इस टाइम पे आपके सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? A और B है ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त जब इस लिक्विड का जितना भी वेपर प्रेशर बन रहा होगा, 40, 50, 60 जो भी वैल्यू होगी, मैंने एक पॉइंट लगा दिया, मैं
इसको PA नॉट लिख रही हूँ। मैं इसको PA नॉट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि ये प्योर होगा। प्योर क्यों होगा? क्योंकि इस वक्त है ही A, है ना। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैं A की कंपोजिशन कम करने लगी, B की बढ़ने लगी, आगे चलती गई। मैंने फिर सोल्यूशन में A कम कर दिया और B बढ़ गया। अब करते 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 जब मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंची तो आज मेरा A 0 हो गया और B कितना हो गया? 1। अब इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन रह चुका है? B। तो इस वक्त जो भी वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी ग्राफ पे वो B की वजह से होगी। तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आ रही है मैंने उसको किससे डिनोट कर दिया? PV नॉट से। अब अगर किसी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आपने PV नॉट को इस पॉइंट से ऊपर क्यों बनाया? नीचे भी बना सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि B A से ज़्यादा वॉलेटाइल है या B A से कम वॉलेटाइल है। या तो B का वेपर प्रेशर A से ज़्यादा होगा या क्या होगा? कम। तो वो दोनों ही करेक्ट हैं। मतलब हम शुरू से कन्वेंशन ऐसे करते आ रहे हैं कि PV नॉट ऊपर बनाते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। PV नॉट नीचे भी तो हो सकता है ना। वो तो डिपेंड करेगा हरमन कि B A से ज़्यादा वॉलेटाइल है कि कम वॉलेटाइल है। जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेपर्स बनाएगा, तो उसकी PV नॉट की वैल्यू ऊपर बनानी चाहिए। अगर लेस वॉलेटाइल होगा तो वो कम, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ग्राफ में इतना लकीर के फकीर नहीं बनना कि बस कि मैम PA नॉट इधर है तो PV नॉट ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने इस ग्राफ को कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने ना 10th तक एक पढ़ा होगा कि कभी कभी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ना। ग्राफ अगर लाइन होती है तो उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर कुछ पैराबोला है या कोई एलिप्स है या कोई और शेप है तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बट अगर ग्राफ एक लाइन हो ना तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक चीज़ करी यहाँ पे। हमने देखा कि A का मैक्सिमम प्रेशर इस पॉइंट पर है PA नॉट, क्योंकि तब वो 1 है, और इस पॉइंट पर A का वेपर प्रेशर 0 हो चुका होगा। A का, क्योंकि A 0 है, B का तो मैक्सिमम है। तो मैंने क्या किया, मैंने A के मैक्सिमम पॉइंट और A के मिनिमम पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया ना तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ पे अगर आप किसी भी पॉइंट पर वैल्यू चेक करोगे, जैसे मान लो मैं x से 0.8 पे, x भी 0.2 पे चेक करूँगी, जो ग्राफ पे वैल्यू आ रही होगी ये वही वैल्यू आ रही थी जो PA = PA नॉट इंटू XA, यानी कि ये ग्राफ PA नॉट इंटू XA का बन गया। कैसे बना PA नॉट इंटू XA का? जो वैल्यू आप फॉर्मूले से निकाल रहे थे ना, जब मैं बोलती थी कि इफ XA इज 0.2 व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PA, तो तुम क्या कर रहे थे? अभी पीछे भी तुमने न्यूमेरिकल करा तो तुम्हारी XA की वैल्यू 0.6 आ रही थी, तो तुमने यहाँ पे 0.6 पुट किया, प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू कितनी आ रही थी तुम्हारी? 60। तो ग्राफ पर भी अगर तुम यहाँ पे 0.6 पे चेक करोगे तो ग्राफ पे भी वैल्यू 60 ही आ रही थी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो राउल्स लॉ का ग्राफ बन गया। क्यों राउल्स लॉ का ग्राफ बन गया? क्योंकि जो वैल्यू फॉर्मूले से आ रही थी PA नॉट इंटू XA से, वही वैल्यू इस ग्राफ पे आ रही है। सिमिलरली जब तुमने PB के मैक्सिमम पॉइंट को PB के मिनिमम पॉइंट से ज्वाइन करा तो देखा गया कि ये ग्राफ बन गया PB नॉट इंटू XB वाला। क्यों बन गया? ऐसे नहीं बोल रहे, क्योंकि जो वैल्यू इस फॉर्मूले से आ रही थी, जैसे अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में PB की वैल्यू 17 आ रही थी ना, तो यहाँ पर भी XB पॉइंट जिस भी XB पर आपने चेक करी थी उससे भी PB वाले ग्राफ पे वैल्यू 17 ही आ रही होगी। ऐसा हम बोल नहीं रहे, सच में यही था। और फाइनली उन्होंने क्या किया, इन मैक्सिमम पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो मैक्सिमम पॉइंट से जो ग्राफ आ रहा था, इस पे टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू तुम्हारी 70 आ रही थी ना, 77। तो इस ग्राफ पे जिस भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो ग्राफ पर भी वही वैल्यू आ रही होगी। तो यानी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी राउल्स लॉ की। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी? राउल्स लॉ की। तो कल को अगर आपको राउल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी तो आपने एक ग्राफ बनाना है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, तो रट लो। समझ आना भी वैसे कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स लर्न। स्टार्ट हमने किस पॉइंट से करना है? XA 1, ऑटोमेटिकली XB क्या हो गया? 0। तो ये पॉइंट XA 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका वेपर प्रेशर है? A का। तो हमने इसको किससे डिनोट कर दिया? PA। पॉइंट अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हो। चलते गए A कम होता गया, 0.9, 0.8, 0.7 XB बढ़ता गया। तो लास्ट पॉइंट पे एक टाइम आया जब A 0 हो चुका है लेकिन B कितना हो चुका है? 1। तो अब मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट पर A नहीं है, पर कौन है? B। तो इस वक्त जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो B की वजह से होगा। जैसे वहां पर प्रेशर किसकी वजह से था? A की वजह से। तो मैंने उसको क्या डिनोट किया था? PA नॉट।
क्या डिनोट किया था, पी ए नॉट। और जो एक्सट्रीम राइट वाला पॉइंट है उसमें मैं उसको किससे डिनोट करूंगी, मैंने तुम्हें ये भी लिबर्टी दे दी कि अपनी मर्जी से पी वी नोट ऊपर भी बना सकते हो और नीचे भी बना सकते हो। मैंने ये भी तुम्हें रटने के लिए कहा कि पी वी नोट ऊपर ही बनाओ, क्योंकि तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। जो तुम्हें पता ही नहीं है कि ए कौन सा लिक्विड है, बी कौन सा लिक्विड है, हम जज ही नहीं कर सकते कि बी ज़्यादा वॉलेटाइल है या लेस वॉलेटाइल है। तो अपनी मर्जी से तुम ऊपर बना दोगे, उसको भी ठीक कंसिडर करना पड़ेगा, नीचे बनाओगे वो भी ठीक है। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, पी ए की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ज्वाइन कर दोगे तो ये ग्राफ पी ए का बन जाएगा। किसका ग्राफ बन जाएगा, बनेगा, सच में ही बनेगा। मतलब ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है, केमिस्ट्री ने जो ऑब्जर्व किया वही आपको बताया कि सच में इस ग्राफ पर भी वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू मैथमेटिकल फॉर्मूले से आ रही है। तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये किसका ग्राफ है, राउल्स लॉ का। अगर बी की मैक्सिमम पॉइंट को बी के मिनिमम पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो वैल्यू किससे मैच करेगी, पीबी के ग्राफ से, पीबी के फॉर्मूले से। तो ये ग्राफ किसका बन गया, पीबी का। दोनों के मैक्सिमम पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो उस ग्राफ पे जो वैल्यू आ रही थी वो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रही थी, टोटल के। तो वो ग्राफ किसका बन गया, टोटल का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ का ग्राफ है ये। इसको बना लो, ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। कि पहले यहाँ पे पी ए नॉट ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बना लो। तभी तुम्हें कोई बुक से बनाओगे या कुछ और बनाओगे तो तुम्हें रटना पड़ेगा। अभी ये तो तुमने खुद समझ के करा ना, तो प्लीज़ ये ड्रॉ कर लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये है क्या, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जो कल हमने पढ़ा था और आज भी हमने उसका न्यूमेरिकल करा है, ऑफ राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है, समझ आती है, अच्छी बात है। नहीं तो एक आधी बार ड्रॉ करोगे, लर्न तो अपने आप ही हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग ग्राफ बट वी कैन नॉट लर्न इट। बनाओ क्वेश्चन भी कराऊंगी बट एक मिनट भी ड्रॉ करो। तो पी ए नॉट पी वी नॉट पी टी इक्वल ही रहेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल वी नॉट। अगर तुम सेम वॉलेटिलिटी वाले ले लो, ऐसे बहुत मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि बिल्कुल ही पी ए नॉट पी वी नॉट इक्वल आए, क्योंकि बिल्कुल सेम वॉलेटिलिटी मतलब अगर हम दोनों ही हाई वॉलेटाइल ले तो उसमें तो एक तो ज़्यादा ही होगा ना। बिल्कुल सेम वॉलेटिलिटी वाले लिक्विड अगर एग्जिस्ट करते हैं विच इज अगेन एन आइडियल कंडीशन, तो अब आप पी ए नॉट और पी वी नॉट इक्वल ले सकते हो। फिर तो पी टोटल भी स्ट्रेट लाइन बराबर नहीं होगा, मतलब जो लाइन पे फ्लैटिंग बन रही है वो हॉरिजॉन्टल है। बट वैसा वैसे चांसेस कम है कि दोनों ये दोनों पॉइंट इक्वल है। चलिए आगे, और समझ आ रहा है? मैंने मंडे टेस्ट रखा है, जितना तुम्हारा आज तक होगा उतने तक का रखा हुआ है टेस्ट 4:30 वाले बैच का। तो क्योंकि तुम्हारा भी आज तक वो हो ही जाएगा, क्योंकि उनकी आज क्लास नहीं है। मैंने हमारी क्लास इसीलिए ऑफ नहीं करी क्योंकि तुम ऑलरेडी थोड़ा पीछे चल रहे हो एंड बाई चांस उनको जाना भी मतलब शाम को था, तो मैंने तुम्हारी क्लास रखी है। तो जहाँ तक आज हो जाएगा ना वहीं तक का टेस्ट है मंडे को। तो मैं भी चाहूँगी वहाँ उस टॉपिक तक तुम भी मंडे को टेस्ट दे दो। जिन लोगों ने हेनरी लॉ के बाद से करा है वो उस क्वेश्चन पेपर में हेनरी लॉ के क्वेश्चन छोड़ के राउट्स वाले अटैम्प्ट कर लेंगे। मेरे को तो पता ही है ना कि जिन बच्चों ने हेनरी लॉ या हेनरी लॉ के बाद जैसे एप्लीकेशन तो तुमने करी है नोक्सिया वाला वैसा सा क्वेश्चन कर लेना, बट दे दो टेस्ट। उससे पता है क्या होगा, तो तुम भी मंडे को टेस्ट दे देते हो तो तुम एक तरह से उनके साथ पेस में आ जाओगे।
जो पीछे के एक आधे टॉपिक रहते हैं वो तो हम कभी भी कर लेंगे ना। एक बार तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों बैचेस सेम चल रहे हैं, है ना। तो मेरे को तुम्हें उनके पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हारा नारो पर देना ही रियलाइज कि उनका तुम्हारे से सिलेबस आगे चल रहा है, बट उनका भी टेस्ट तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन तक ही है ना। मैंने पूरे चैप्टर का तो मैं कभी इकट्ठे टेस्ट लेती नहीं, और वो टॉपिक तुम्हारा आज हो ही जाएगा, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो तुमने एवरी वन ऑफ यू हैज़ टू गिव द टेस्ट ऑन मंडे। जो लेट ज्वाइन करें हैं उनकी मैं जो टेस्ट की चेकिंग है वो हेनरी लो के क्वेश्चन को छोड़ के राउट लो और आइडियल एंड नॉन आइडियल के बेस पे चेक कर लूँगी। जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं वो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लेना। बट एक बात पक्की है कि जो मेरा टेस्ट है वो देना ही देना है, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें कोई जज करने वाली हूँ तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, ना ही मैं तुम्हें कोई वो पनिश करने वाली हूँ। तुम्हें खुद को ही पता लग जाएगा कि हाँ जो तुम पढ़ रहे हो फिर पढ़ ही रहे हो। अब जैसे मेरे पास अभी भी किसी की मदर का कॉल आया था, तो पूछा कि बच्चों को समझ आ रहा है। अब पता है क्या होता है, कई बार तुम्हारे रिस्पॉन्स से मुझे लगता है कि हाँ समझ आ रहा है, लेकिन तुम सच में परफॉर्म भी करोगे या नहीं वो तो टेस्ट में ही पता लगेगा ना। तो आई टोल्ड हर कि मैं टेस्ट कंडक्ट करूँगी मंडे को। एक ये नहीं कि मैंने कोई कंप्लेंट करनी है, मतलब हमें पता लग जाएगा कि क्या कोई और इम्प्रूवमेंट करने का तरीका है, क्या कोई और होमवर्क दिया जाए या इससे तुम्हारा हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ नोट दैट देयर इज अ टेस्ट ऑन मंडे, होगा स्टार्टिंग से टिल आइडियल एंड नॉन आइडियल। लेकिन जो लोग लेट लगे हैं वो बाकी क्वेश्चन स्किप करके जो तुम्हें आता होगा मुमताज वही अटेम्प्ट कर लेना। डन? चलो अब आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। कल क्लास है? कल तो है, संडे को नहीं है, संडे ऑफ हो गया, मैं संडे नहीं होगी, बट कल है और कल तक तुम्हारा मतलब आज तक ही हो जाएगा वैसे तो, जहाँ तक मंडे को टेस्ट है। तो तुम संडे बैठ के अपने टेस्ट की तैयारी करो। जो लोग मंडे नहीं आ रहे हैं तो वो एक काम कर सकते हैं, वो ट्यूसडे आके दे सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा अर्ली आना पड़ेगा 1:30 बजे से पहले वो टेस्ट देंगे और फिर क्लास। क्योंकि मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ पिछले वाले बच्चों को कि जिस बच्चे का डे वो मतलब ऑब्वियसली इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है टेस्ट डे अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, बट द नेक्स्ट डे यू हैव टू कम एंड गिव द टेस्ट ओनली देन यू विल बी अलाउड। यस। ऐसे तो फिर तुम फिर वही वाला काम होगा +1 वाला। कौन से जो कल से वो पॉलिटिकल टॉपिक है, वो तुम्हारा भी कल शुरू होगा, बट वो टेस्ट का पार्ट नहीं, उनके लिए भी है तुम्हारे लिए भी, वो तो है। आज हमने शुरू करना आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। बहुत आसान सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स अंडर है। अब मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि कई बार क्या होता है कि जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो, आपने प्रैक्टिकली बात कर रही हो, आपने एक लिक्विड लिया ए और आपने एक लिक्विड लिया बी, कोई भी ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल। मैं अभी एग्जाम्पल में नहीं जा रही, सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि तुमने ए और बी को मिक्स किया और फिर तुमने मैनोमीटर लगा के ऑब्जर्व किया प्रेशर, पीए की कोई वैल्यू आ गई 70। फिर तुमने फॉर्मूले से निकाली जो राउल्स ने कहा है PA0 × X से, वहाँ से भी 70 आई। तो आप कहोगे ना कि हाँ सच में राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है कि जो तुमने प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है वो सच में भी मतलब
ये तो राउल्स ने बोला था ना कि PA को PA नॉट इंटू एक्स के बराबर आना चाहिए। PA को किसके बराबर आना चाहिए? PA नॉट इंटू। बट हम सच में कैसे मानेंगे जब तुम PA ऑब्जर्व करके मतलब प्रैक्टिकली निकालोगे और ये जो यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मतलब जो तुमने PA निकाला ऑब्जर्व किया डिवाइस से उससे भी वैल्यू 70 आई 70 आई और जो तुमने PA नॉट इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करके निकाली वो भी 70 आई। तो ऐसे लिक्विड्स जिनको मिक्स करने पर सच में PA की वैल्यू वही आती है जो राउल्स ने बोली थी, यानी कि PA नॉट इंटू एक्स से PB की वैल्यू वही आती है जो सच में PB नॉट इंटू एक्स भी जो राउल्स ने बोली थी। और टोटल की वैल्यू जो तुम प्रैक्टिकली मेजर करोगे वो सच में PA नॉट इंटू एक्स ए प्लस PB। सच में का मतलब है कि जो तुम मैथमेटिकल ऐसे कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, जैसे मान लो तुम कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, मान लो 100 आ रही है और सच में ऑब्जर्व करी वो भी 100 आई, तब हम मानेंगे ना कि हाँ ये सच में ऐसे लिक्विड पेयर्स हैं जिनको मिक्स करने पर वो राउल्स को ओबे कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वैल्यू इक्वल नहीं आई? हाँ ऐसा होता है कि जब तुम A और B को मिक्स करोगे तो तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई 60 लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूले PA नॉट इंटू एक्स से 70 आनी चाहिए थी। फिर थोड़ा तुम बोलोगे कि राउल्स को फॉलो हो रहा है। तो यानी कि दो तरह के लिक्विड पेयर्स होते हैं, एक वो जो राउल्स को फॉलो करते हैं और एक वो जो राउल्स को फॉलो नहीं करते। जो फॉलो करेंगे उनको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन, उनको क्या बोलेंगे? आइडियल। और जो फॉलो नहीं करेंगे हर्ष उनको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल। तो सबसे पहले तो आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? आइडियल सॉल्यूशंस आर द लिक्विड पेयर्स व्हिच ऑन मिक्सिंग फॉलो द राउल्स लॉ। यानी कि ऐसे दो लिक्विड पेयर जिनको तुमने मिक्स किया और मिक्स करने पर उन्होंने राउल्स लॉ को फॉलो किया। फॉलो करने का मतलब है कि सच में उनकी PA की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? PA नॉट इंटू PB की वैल्यू जो उन्होंने ऑब्जर्व करी वो सच में किसके इक्वल आ गई? PB नॉट इंटू XB। और जो टोटल की वैल्यू उन्होंने ऑब्जर्व करी मतलब प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली वो सच में किसके इक्वल आ गई? PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। यानी कि अगर तुम्हें आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी आएगी कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, ये फॉर्मूले भी तुम दोबारा से लिखोगे। तुम कहोगे कि मैम ये तो राउल्स के फॉर्मूले, तो आइडियल सोल्यूशन भी तो वही होते हैं ना जो किसको फॉलो करते हैं? राउल्स को। तो जब तुम्हें कल को आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन आएगी तो तुमने सिंपल ये नहीं लिख के आ जाना कि लिक्विड पेयर व्हिच फॉलो राउल्स लॉ आर नोन एज आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद ये लिखना है दैट इज देयर PA विल बी इक्वल टू PA नॉट इनटू दैट इज उनका PB सच में किसके इक्वल होगा? PB नॉट इनटू। अब क्या हुआ? जो नॉन आइडियल हुए, अब नॉन आइडियल कौन से हुए कि तुमने A और B को मिक्स किया, PA की वैल्यू ऑब्जर्व करी डिवाइस से वो आ रही है 60 पर जो फॉर्मूले से आ रही है PA नॉट इंटू एक्स से वो आ रही है 70। तो PA की वैल्यू PA नॉट इंटू एक्स के बराबर नहीं आई। PB की वैल्यू तुमने जो ऑब्जर्व करी वो PB नॉट इंटू एक्स जो फॉर्मूले से आनी चाहिए थी उसके इक्वल नहीं आई। और जो टोटल वैल्यू में जो तुमने ऑब्जर्व करी गुरताज को PA नॉट इंटू एक्स प्लस PB नॉट इंटू एक्स जो फॉर्मूले से वैल्यू आनी चाहिए थी उसके इक्वल नहीं आई। तो ये कौन से सोल्यूशन बन गए? सीधी सी बात है ना, या तो वैल्यू इक्वल आएगी या इक्वल नहीं आएगी। जो आएगी तो मतलब राउल्स को फॉलो कर रहा है और अगर नहीं आएगी तो राउल्स को फॉलो नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो दो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं क्या सच में उनकी जो PA की पार्शियल प्रेशर PA की वैल्यू आएगी? क्या वो सच में PA नॉट इंटू एक्स के बराबर आएगी? क्या वो सच में राउल्स को फॉलो करेगा? क्या हम क्या प्रैक्टिकल करके देखेंगे? नहीं। तो इसका ना एक लॉजिक है, मैं आपको वो लॉजिक बताती हूँ। ये देखा गया है जब आप ऐसे दो लिक्विड्स मिक्स करते हो ना जो सेम फैमिली के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक हेक्सेन लिया, कौन सा लिक्विड लिया? हेक्सेन, और एक लिक्विड लिया हेप्टेन। दोनों अल्केन फैमिली के ही हैं, बस इतना फर्क है कि हेक्सेन में 6 कार्बन है, हेप्टेन में 7 है, तो एक ही फैमिली के ना। तो साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जब तुम दो ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करते हो ना जो सेम फैमिली के होते हैं वो पक्का आइडियल सोल्यूशन ही बनाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी क्या है कि कौन से A और B आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे अगर वो दोनों सेम फैमिली के होंगे। सेम फैमिली में क्यों? सेम फैमिली से होने की वजह से वो आइडियल सोल्यूशन क्यों बनाएंगे? क्योंकि ना आइडियल सोल्यूशन ऐसे लिक्विड पेयर्स बनाते हैं जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो AA में है जो BB में है वही A और B में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स कर रहे हो,
एक लिक्विड हेक्सेन है, अब तुमने मिक्स नहीं किया, ये अलग अलग भी करने पड़े हैं, एक हेक्सेन है और एक हेप्टेन है। अब अगर तुम्हें नहीं भी पता, अगर तुम 11th में अल्केन अल्कीन अल्काइंस नहीं पढ़ के आए तो मैं वैसे तुम्हें बता देती हूँ कि अल्केन्स में ना जब तुम दो अल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस देखोगे तो वो वीक वन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं? वीक वन डेर वाल्स। हेप्टेन और हेप्टेन में भी कौन से होंगे? वीक वन डेर वाल्स। तो अगर तुम ऐसे दो लिक्विड मिक्स करोगे जैसे हेक्सेन और हेप्टेन को, तो हेक्सेन और हेप्टेन के अंदर भी तो वीक वन डेर वाल्स फोर्सेस ही बनेंगे। मतलब आइडियल सॉल्यूशन बनाने की कंडीशन ये होती है कि जैसे फोर्सेस लिक्विड में थे, जैसे फोर्सेस ए लिक्विड के अंदर थे, जैसे फोर्सेस बी लिक्विड के अंदर थे, जब तुम ए और बी को मिक्स करो फोर्सेस वैसे ही बनने चाहिए। उनको ये मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बने या वीक बने, उनको ये मतलब है कि अगर पहले वीक है तो बाद में भी कैसे बनने चाहिए? वीक। अगर पहले स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बाद में भी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। उन्होंने ये नहीं कहा कि फोर्सेस वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उन्होंने कहा आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा अगर तुम ऐसे दो लिक्विड पेयर्स को मिक्स करोगे जिन लिक्विड पेयर्स के अंदर जैसे भी फोर्सेस थे, वीक थे बाद में भी वीक होने चाहिए, पहले स्ट्रॉन्ग थे बाद में भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वैसा क्यों है वो बाद में धीरे धीरे समझ आएगा। अगर मैं सारी चीज़ें एक बार में बता दूंगी तो पता नहीं लगेगी। अब तुम में से कोई बच्चा कहेगा कि मैम हम तो 11th करके नहीं आए, हमें नहीं पता कि हेक्सेन के अंदर कौन से फोर्सेज होते हैं, हेप्टेन के अंदर कौन से होते हैं। बट मैं तुम्हें कहूँगी कि इवन तुम्हें नहीं भी पता कि कौन से फोर्सेज हैं, वीक वन डेर वाल है कि वीक डायपोल है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन नाम से इतना तो जज हो रहा है ना कि यार जैसे भी फोर्सेज हेक्सेन में होंगे वैसे ही फोर्सेज किसके अंदर होंगे? हेप्टेन में। अब ऐसा थोड़ा है कि हेक्सेन में वीक फोर्सेज हैं, हेप्टेन में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, अरे वो भी अल्केन फैमिली का है, वो भी कौन सी फैमिली का है? अल्केन। सेम फैमिली के होने से ये जो कंडीशन थी ना आइडियल सॉल्यूशन की, क्या कंडीशन थी आइडियल सॉल्यूशन की? कि जैसे फोर्सेस पहले वैसे फोर्सेस बाद में। ये तभी मीट होगी अगर दोनों लिक्विड सेम फैमिली के होंगे। तो मैं बच्चों को कैसे याद कराती हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से लिक्विड पेयर्स बनाते हैं जो सेम फैमिली के। बट इनके एग्जाम्पल याद करने बहुत आसान है। मतलब कल को अगर आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल आ जाए और पूछ लें क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आप एक मिनट में बता सकते हैं। जिनके नाम सेम होंगे ना, लाइक सीता गीता, लाइक राम श्याम, इसका मतलब वो सेम फैमिली के होंगे। अगर वो सेम फैमिली के होंगे मतलब उनके अंदर फोर्सेस भी क्या होंगे? सेम। अगर उनके अंदर फोर्सेस सेम होंगे तो वो पक्का कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल। फॉर एग्जाम्पल पहले लिक्विड को देखो, पहले दो लिक्विड पेयर्स को देखो। पहला सॉल्यूशन कौन से दो लिक्विड के द्वारा बनाया जा रहा है? एन-ब्यूटाइल क्लोराइड, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तुम्हें स्ट्रक्चर में बनाना था, नाम सोच के देखो कि एक एन-ब्यूटाइल क्लोराइड है और दूसरा कौन सा है? एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेम नहीं लग रहे, सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही फर्क है, तो ये पक्का कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल। अगला नाम सुनो, इथाइल ब्रोमाइड और इसमें भी सिर्फ किसका फर्क है? ब्रोमाइड की जगह क्या आ गया? अगेन इन दोनों के नाम सीता कितना टाइप से लग रहे हैं, एक इथाइल ब्रोमाइड है और एक इथाइल आयोडाइड है, तो ये भी कैसे सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल। बेंजीन एंड टोल्यूइन, अब इनका नाम चलो बेंजीन और टोल्यूइन का नाम इतना मैच नहीं कर रहा, बट बेंजीन और टोल्यूइन का अगर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो तो ये भी तो सेम फैमिली के ही हैं। बस बेंजीन में ऊपर H होता है, टोल्यूइन में ऊपर क्या होता है, तो ये भी सेम फैमिली के हैं। तो इन दोनों को भी मिक्स करोगे तो मिक्स करने से एकदम से फोर्सेस बदल थोड़ा जाएंगे, जैसे पहले होंगे वैसे ही बाद में रहेंगे। क्लोरोब्यूटेन एंड ब्रोमोब्यूटेन अगेन सेम फैमिली, राम श्याम गीता सीता टाइप्स नाम है, हेप्टेन हेक्सेन। तो जब भी तुम्हें एमसीक्यू में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो तुम्हें कोई एग्जांपल्स रट के नहीं जाने, तुम्हें चारों में से उस ऑप्शन को टिक करना है जिनका नाम सेम है। जिनका नाम क्या है? हाँ सेम फैमिली, क्योंकि नाम सेम होने से फैमिली सेम हो जाएगी, फैमिली सेम हो जाएगी तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे? सेम। तो जो मेन कंडीशन थी कि दो लिक्विड जो मिक्स हो रहे हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होने चाहिए? सेम, पहले भी और मिक्स करने के बाद में भी वो अपने आप ही अचीव हो जाएगी। तो तुम्हें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि क्लोरोब्यूटेन के अंदर कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे मैं आपको बता दूँगी। लेकिन एक ही बारे में सारा कुछ बताऊँगी तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि वीक वन डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं या वीक डायपोल फोर्सेस क्या होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, that which two liquid pairs are going to form ideal solution? Which are
सेम विच आर फ्रॉम सेम फैमिली। और पता कैसे लगेगा कि वो सेम फैमिली के, उनके नाम से ही पता लग जाएगा। जिन दो लिक्विड्स का नाम राइम करेगा, लाइक सीता गीता, लाइक राम श्याम, है ना। और क्या ये राइम बन रही है? ऑफकोर्स बन ही रही है ना। क्लोरोप्रोटेन, ब्रोमोप्रोटेन, पक्का कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? आइडियल। एनहेप्टेन, एनहेक्सेन, कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? किसी बुक में ये लाइंस नहीं आपको बताई जाएंगी कि कैसे आइडियल सोल्यूशन के नाम याद करें। बट अगर आप अपने माइंड में ऐसे याद करोगे कि मैम ने हमें पढ़ाया है कि ऐसे दो लिक्विड पेयर्स जो कि राइम करेंगे, जिनका नाम मिलता जुलता नजर आएगा, हम दावे से कह सकते हैं कि वो कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? आइडियल। यहाँ तक समझ आया? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। हमने कहा कि दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं आइडियल और एक होते हैं आइडियल। कौन होते हैं? जो किसको फॉलो करते हैं? राउट। किसको फॉलो करते हैं? मतलब सच में उनकी पीए की वैल्यू किसके बराबर आती है? पीए नॉट इनटू पीबी की वैल्यू सच में किसके इक्वल आती है? पीबी नॉट इनटू, और पी टोटल की वैल्यू सच में किसके इक्वल आती है? पीए नॉट इनटू एक्स ए प्लस। बट क्या कभी कभी इक्वल नहीं भी आती? हाँ, कभी कभी सच में पीए नॉट इनटू एक्स ए के बराबर नहीं आता, पीबी नॉट इनटू एक्स बी के इक्वल नहीं आता। तब ये कौन से सोल्यूशन होंगे? फिर हमने अपने डिस्कशन आगे बढ़ाई कि आखिर कब तो लिक्विड पेयर्स को मिक्स करने पे हम दावे से कह पाएंगे कि हाँ आइडियल ही बनेगा, नॉन आइडियल नहीं बनेगा। तो हमने कहा कि जब तुम ऐसे दो लिक्विड पेयर्स को मिक्स करते हो जो सेम नेचर के होते हैं, मतलब उनके अंदर जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक लिक्विड पेयर के अंदर होते हैं, वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूसरे लिक्विड के अंदर होते हैं। तो जब तुम उन दोनों को मिक्स भी करते हो तो उन दोनों के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वही बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ हेप्टेन हेक्सेन का, कि हेप्टेन अल्केन फैमिली का, अल्केन्स में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। हेक्सेन अगर हेप्टेन भी अल्केन फैमिली का है तो उसके अंदर भी वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो अगर तुम हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स कर भी दोगे, दो हेक्सेन के बीच में हेप्टेन आ भी जाएगा तो वो कोई नए फोर्सेस थोड़ा बिल्डअप कर देगा, वो भी वैसे ही फोर्सेस बनाएगा, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे वरी कर रहा है कि मैम मेरी तो ऑर्गेनिक्स वीक है, मुझे तो पता ही नहीं है कि हेक्सेन के अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं, तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें वो बताना थोड़ा है, तुम्हें नहीं भी पता कि हेक्सेन के अंदर कौन से फोर्सेस